गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। लास्ट टाइम पे मैंने आपको जो बताया था वहाँ पे वाटर से संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए थे। और आगे अब एक नया टॉपिक हम देखेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, सिलेबस में भी आपको ये दिख रहा होगा, बंदर होगा कि ठीक है। तो कार्बन और उसके यौगिक, तो ये हमें पढ़ना है। तो आपको हेडिंग बनानी है कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपका क्या है, टॉपिक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन जो है जरूर बनेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके विषय में हम देखते हैं कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हमने पूरी आवर्त सारणी पढ़ी, उसमें कई सारे तत्व थे, लेकिन उन तत्वों में से भी हम यहाँ पे केवल कार्बन और उसके कंपाउंड की बात कर रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि कार्बन जो है कुछ खास टाइप का तत्व, तो यहीं पे हमें ये बात पढ़नी है कि कार्बन क्यों खास है। जैसे कि हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में कार्बन जो है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में कार्बन है, कोयले में कार्बन है, पेट्रोलियम में कार्बन होता है। इसके अलावा जो हम कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन होता है। हमारे जो दैनिक जीवन में जो हम क्या करते हैं, ईंधनों के प्रयोग करते हैं, इनमें कार्बन होता है। हमारी बॉडी में कार्बन होता है। तो आप देख सकते हो कि लगभग जो है हर जगह जो है कार्बन की उपस्थिति होती है। ठीक है, साथ ही साथ जब हम देखते हैं कार्बन को, तो ये माना जाता है कि कार्बन के बिना जो है केमिस्ट्री जो है अधूरी है। यानी कार्बन जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल एलिमेंट इसे माना जाता है पूरी आवर्त सारणी में। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा तत्व इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का जो है आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है। वैसे ही कार्बन को क्या कहा जाता है, स्पेशल एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, अभी स्पेशल क्यों कहा जाता है ये बात हमने देखनी है। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो मेनली जो हमने कार्बन के जो कंपाउंड है इनके यूजेस से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्योग्राफी वगैरह में, इन्वायरमेंट वगैरह में भी आएंगे। यानी ना केवल बंदरों में बल्कि अन्य जो पेपर होते हैं उनमें भी इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज में भी इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बन और उसके यौगिकों के विषय में। ठीक है, और सबसे पहले मैं अब जो बता रहा हूँ मैं सीधे कार्बन से जुड़े हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ। बाद में इसके कंपाउंड के विषय में मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत में मैं कार्बन के विषय में कुछ जानकारी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन जो है इसका सिंबल जो है C होता है। और कार्बन जो है आवर्त सारणी में अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया था कि आवर्त सारणी में जो एलिमेंट होते हैं उनको 3 पार्टों में हम बांट सकते हैं। या तो मेटल होगा, या नॉन मेटल होगा, या मेटेलॉइड्स होगा। यानी धातु होगा, अधातु होगा, या उपधातु होगा। तो इस हिसाब से आपको पता है कि कार्बन जो है ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, ये सिंपल सी जानकारी है। आपको पता भी है कि कार्बन किसके अंतर्गत आता है, नॉन मेटल के अंतर्गत आता है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि मेटल कौन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आवर्त सारणी में वो सारे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो मेटल में आएंगे। ठीक इसका उल्टा जो हो जाएगा, आवर्त सारणी के वो तत्व जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और उन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो नॉन मेटल के अंतर्गत आ जाएंगे। और बाकी मेटलॉइड्स मैंने बताया था जो कभी मेटल की तरह और कभी नॉन मेटल की तरह व्यवहार करते हैं, उनको उपधातुएं कहा जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बात आई कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। ठीक हो गया। बाकी मेटल नॉन मेटल में अंतर क्या होता है ये सब कुछ हमने उस चैप्टर में पढ़ लिया है। अच्छा, कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल की अगर बात हम करें तो हमें पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें कितने समूह, कितने ग्रुप है, 18 हैं। इनमें से जो ग्रुप नंबर कौन सा है, 14, इसमें कार्बन को रखा गया है। और 14 में जितने तत्व आते हैं इन्हें कार्बन फैमिली कहते हैं। इनको कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है क्योंकि ग्रुप 14 का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो कार्बन है। ठीक है, तो पूरा ग्रुप 14 जो है कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो 14 ये इसकी स्थिति है। अच्छा, साथ में कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये जानकारी मैंने आपको बताई थी। मैंने बताया था शुरुआत के 20 जो तत्व हैं उनके विषय में मैंने बताया था आपको परमाणु क्रमांक याद करने हैं। और उसमें मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर जो है इसका क्या होता है, 6 होता है। और एटॉमिक नंबर के बारे में मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में।
ठीक हो गया। दूसरी बात, इसका एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान कार्बन का। तो मैंने बताया भी था आपको, एक ट्रिक भी बताई थी मैंने कि किस ढंग से अगर एटॉमिक नंबर हो तो एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, डबल करके, यानी एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, किस ढंग से निकालते हैं मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया, एटॉमिक मास किस ढंग से निकाल। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 6, क्योंकि क्या करते हैं 12 में से 6 घटा देंगे तो वही न्यूट्रॉन की संख्या होती है। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाते हैं तो क्या निकल जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। तो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि कार्बन में ये पूछ सकता है आपसे प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अच्छा, इसके अलावा कार्बन की अगर बात करें और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में मैंने बताया था कि कोषों में कैसे बनेंगे, यानी 2-4 KLMN में ऐसे, और उपकोषों में कैसे बनेंगे 1s2 2s2 और 2p2, इस ढंग से भरे होंगे। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये पुराने जो लेक्चर हैं उनमें आपको मैं बता चुका। इसका मतलब क्या हुआ, इस मतलब इसको अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि इसके अंतिम कोष में 4 यानी 2 वाला जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। और ये भी मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो सबसे बाहरी कोष होता है इसको कहते हैं संयोजी कोष। इसे क्या कहते हैं, संयोजी कोष के नाम से जानते हैं। और संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी हिसाब से हम क्या निकालते हैं, वैलेंसी निकालते हैं। यानी कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4। तो संयोजकता अगर पूछे, वैलेंसी अगर पूछे तो वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की 4 होती है। ठीक है, ये बात भी बड़ी सिंपल हो गई, यानी आउटर मोस्ट में जो है इलेक्ट्रॉन वो 4 हैं, वो आपको दिख रहे हैं। अच्छा, अगर वो बोले एक और बात कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने, तो यहाँ पे हम देखें ऑक्टेट रूल जो होता है, अष्टक नियम जो होता है, अष्टक नियम के अनुसार क्या होता है, कोई भी तत्व जो होगा वो स्टेबल होना चाहेगा, और स्टेबल होने के लिए उसके बाहरी कोष में या तो 0 या तो 2 या तो क्या होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि इसके अंतिम कोष की अगर हम बात करें ये 2p की, 2p में कितने होने चाहिए, अधिकतम 2p 6 होता है। कितना होता है 6, 2 इसमें है, कितने खाली हैं 4, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो भी कितने हो जाएंगे 4। यहाँ से आप पता कर सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि 2p में जो मैक्सिमम होते हैं वो 6 होते हैं, तो इसमें 2p2 है, यानी खाली कितने हैं 4 हैं। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 4 हो गए, वैलेंसी भी इसकी कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक हो गया। इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जो कार्बन है ये इसका सिंबल हो गया, कार्बन जो है नॉन मेटल है, ग्रुप 14 का एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1s2 2s2 2p2 होता है, और संयोजकता वैलेंसी इसकी 4 होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें क्या होती है 4 होती है। ठीक हो गया। इससे आगे की हम बात कर लेते हैं कि कार्बन में बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, उसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। बड़ा सिंपल है और इसके एलिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में जहाँ पे भी क्या होता है केमिस्ट्री पूछी जाती है तो इस चैप्टर से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो ये भी आपको देखना है ध्यान से। देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ कार्बन की बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग यानी कि जब ये बंध बनाता होगा, बॉन्ड बनाता होगा, तो किस प्रकार के बॉन्ड जो है कार्बन बनाता है, कार्बन किस प्रकार के बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन जो है वो 2 टाइप के बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है 2 प्रकार के बॉन्ड बनाता है। कौन से, एक जो है वो तो है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। एक तो है कोवलेंट बॉन्ड, इसको बोलेंगे हिंदी में सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक है, एक तो ये वाला बंध बनाता है कार्बन। दूसरा कौन सा बंध बनाता है, तो दूसरा आपने देखा होगा इस प्रकार से बना होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, हिंदी में बोल देंगे सिग्मा बंध, सिग्मा बंध। ठीक हो गया। 2 प्रकार के बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। अब इन्हें हम देखते हैं ये क्या होते हैं।
पहले इसकी बात कर लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मैंने पहले भी बताया था आपको, सहसंयोजक बंध क्या होता है, जो किससे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है, कोवलेंट बॉन्ड क्या हो गया, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने। जैसे कि अगर आप दो दोस्त हैं और दो दोस्त ए और बी जो हैं 50-50 हज़ार से वो क्या करें, अपना बिजनेस शुरू करें, ठीक है। तो 50 हज़ार इसने लगाए, 50 हज़ार इसने लगाए, 1 लाख से इनका बिजनेस शुरू हो गया। तो अब 1 लाख में जितना जो होगा हक ए का होगा, उतना ही हक किसका होगा, बी का भी होगा। तो इनमें जो हो गई, इसकी क्या हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। तो इस प्रकार से जो बंध बनता है, यानी कि जिसमें किसी ने ना डोनेट किया, न किसी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, बल्कि क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध कहा जाता है। ठीक हो गया, सहसंयोजी बंध कहा जाता है। किस प्रकार से बनता होगा ये, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो एग्जाम्पल ऐसे ही मैंने बताया किस प्रकार से साझेदारी होती होगी। तो इसको अगर हम देखें कार्बन को, तो जैसे कि एक कार्बन है, ठीक है, और कार्बन में आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी तभी क्या आ रही थी, 4 आ रही थी। तो माना बात, ये 4 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन है जो इसके क्या है, आउटर। हमेशा जो बॉन्ड बनाने में जो भाग लेंगे उसमें सारे इलेक्ट्रॉनों का कोई लेना देना नहीं होता। जो आउटर मोस्ट सेल होती है, अंतिम जो कोष होता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 4 से जो होगा इस टाइप से, ये जो मैंने स्टार बनाया, ये स्टार की जगह जो है जैसे कि हाइड्रोजन हो सकता है, कि हाइड्रोजन जो हो गया इस ढंग से जुड़ गया। यानी कि हमें ये पता है कि कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल क्या बताता है, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 8 हो। या तो ये हो जाए कि कार्बन अपने इन चारों का क्या कर दे, त्याग कर दे, तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ले लेगा, या फिर ये इसे क्या कर दे, 8 कर दे। ठीक है। तो कार्बन जो है वो डोनेट नहीं करता, बल्कि कार्बन किस पे चलता है, शेयरिंग में चलता है, कोवलेंट बॉन्ड बना के। अब यहां से हम देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है 1H1 होता है। हाइड्रोजन में जो होता है, हाइड्रोजन होता है 1H1, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में जो हो गया वो कोवलेंट बॉन्ड बन गया, यानी ये इसका भी इसका भी। ठीक हो गया। यानी हाइड्रोजन चाहे तो हाइड्रोजन को भी यहाँ पे स्थायित्व तो मिल जाएगा, क्योंकि 1 है उसमें और 1 वो कार्बन का ले सकता है, ये बॉन्ड बना के तो 2 हो जाएगा। उसको भी, हाइड्रोजन को भी स्थायित्व तो मिल रहा है, और साथ में क्या हो गया, कार्बन के साथ भी हो गया। ऐसे ही इधर वाला भी इस टाइप से बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से भी इस टाइप से बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से भी बन जाएगा। यानी कार्बन में कितने हो जाएंगे, 4 तो अपने थे, 4 हाइड्रोजन के आगे 8। और हाइड्रोजन को देखें तो सिंगल हाइड्रोजन में कितने होंगे, 2 हो गए, तो उसमें भी स्टेबिलिटी आ गई। तो ना किसी ने डोनेट किया, ना किसी ने पूरा एक्सेप्ट किया, बल्कि क्या कर दी, शेयरिंग कर दी, म्यूचुअल शेयरिंग कर दी इलेक्ट्रॉन की। तो ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया, और ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, CH4 यानी मीथेन का। इस टाइप से क्या चलता है, कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है। ठीक हो गया। ये तो कोवलेंट बॉन्ड की बात हो गई कि कोवलेंट बॉन्ड इस ढंग से जो है, कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड के साथ मैंने एक और भी लिखा है, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, इसकी बात कर लेते हैं हम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बड़ा सिंपल सा है। बाकी जो है जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी बंध के प्रकार क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध क्या होता है, जब उनके विषय में पढ़ेंगे तब हम ये वाली बात पढ़ेंगे। ये सब उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं केवल ये बता रहा था कि कार्बन कौन कौन से बॉन्ड बनाता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बॉन्ड क्या चीज़ है, सिग्मा बॉन्ड के विषय में बात कर लेते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये क्या चीज़ है, ये क्या होता है सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की ही तरह होता है और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इसमें, क्योंकि दोनों की जो परिभाषा है वो लगभग मिलती जुलती होगी। इसमें क्या होगा, देखो जैसे कि मानाबाद A नाम का कोई एलिमेंट है और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। साथ में ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर वाला ये B का है, और इस प्रकार से जो है इनकी म्यूचुअल शेयरिंग हो रखी है। अब कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही लग रहा है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इसमें भी म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। लेकिन होता क्या है, जब जो है 2 तत्वों के बीच में क्या हो, 2 एटम्स के बीच में जो आमने सामने से,
यानी कि शेयरिंग जो होनी चाहिए, अभी देखा हमने CH4 में कि चारों तरफ से शेयरिंग हो रही थी, लेकिन जब क्या हो, आमने सामने से क्या हो, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो और आपस में वो ओवरलैपिंग हो जाए, तो तब उससे बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। जब आमने सामने से शेयरिंग हो केवल, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या हो, आमने सामने से शेयरिंग हो और क्या हो, ओवरलैपिंग कर जाए, तो इसको कहा जाता है कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। तो दो टाइप के बॉन्ड बनाता है कौन, कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड और एक कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया, इतनी जानकारी आ गई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट से जानकारी जो हम पढ़ते हैं कि जैसा आता है कि कार्बन का नेचर क्या होता है या कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका आंसर आपको पता ही है कि कार्बन का नेचर या कार्बन का स्ट्रक्चर जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट नेचर, टेट्रावैलेंट नेचर। ठीक हो गया। देखिए अब टेट्रावैलेंट नेचर का मतलब क्या हो गया, टेट्रा मतलब हो गया है 4 और वैलेंट का मतलब जो हो गया वो हो गया है सहसंयोजक बंध। ठीक हो गया, यानी कि जो चार बॉन्ड बना पाए, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं हिंदी में टेट्रावैलेंट को चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय नेचर हो गया है किसका, कार्बन का, टेट्रावैलेंट। ठीक है, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर होता है, चतुष्फलकीय नेचर होता है किसका, कार्बन का। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन के विषय में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए। क्या है ये पॉइंट, यहाँ पे लिखना है आपको, कार्बन हैविंग, कार्बन हैविंग हाईएस्ट, कार्बन हैविंग हाईएस्ट कैटिनेशन, ये मैंने बताया भी था आपको शायद पहले, कैटिनेशन पावर, कार्बन हैविंग हाईएस्ट कैटिनेशन पावर इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। कार्बन की कैटिनेशन को क्या कहते हैं, हिंदी में श्रृंखलन। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा श्रृंखलन शक्ति जो होती है वो कार्बन की होती है। कैटिनेशन पावर का मतलब क्या होता है, कैटिनेशन पावर क्या होती है कि कार्बन जो होता है या तो कार्बन के साथ, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलके, इस प्रकार से आपने देखा होगा, या तो इस टाइप से कार्बन कार्बन के साथ मिलके, या फिर कार्बन किसी अन्य एलिमेंट के साथ मिलके, जैसे इस प्रकार से क्या हो जाए, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए और यहां से कोई और एलिमेंट भी ऐड हो सकता है, तो ऐसी लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना लेता है। तो ऐसी लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने की पावर को ही कैटिनेशन पावर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, श्रृंखलन शक्ति या कैटिनेशन पावर कहते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन पावर होती है वो किसकी होती है, कार्बन की होती है। तो ऐसा हो अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन पावर है वो किसकी है पीरियोडिक टेबल में, तो ये हो जाएगा कार्बन। ठीक है, पुराने पेपरों में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगभग जो है पुराने पेपर किसी ने सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन दिख जाता है कि सबसे ज्यादा श्रृंखलन की पावर कौन रखता है, तो वो कौन रखता है, कार्बन रखता है। ठीक हो गया। अब देखिए कार्बन जो होता है, इसकी श्रृंखलन के कारण, इसका श्रृंखलन के गुण के कारण एक और चीज भी इसकी क्वालिटी बनेगी। क्या बनेगी, जैसे कि कार्बन जो होगा, जैसे हाइड्रोजन से जुड़ जाए तो CH4 बन गया, मीथेन बन गया, C2H2 बन गया, या फिर C2H4 बन गया। ऐसा ही कार्बन अगर ऑक्सीजन से जुड़ जाए, CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 बन गया। ठीक है, ऐसे ही कार्बन जो है अगर एल्कोहल ग्रुप से जुड़ जाए तो C2H5OH बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया, या फिर CH3OH बन गया, मैथिल अल्कोहल बन गया। तो इस प्रकार से कार्बन जो होगा वो अन्य अन्य ग्रुप के साथ जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड बनाएगा। यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है वो कौन है, कार्बन है, क्योंकि हर ग्रुप के साथ जुड़ के ये कई सारे कंपाउंड बनाता है। तो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला भी जो हो गया एलिमेंट वो कौन हो गया, कार्बन हो गया है। ठीक हो गया। यहां से आपको नोट करके एक बात याद रखनी है कि कार्बन के बाद अगर बात करें, क्योंकि कार्बन वाला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है और पता होना ही चाहिए आपको, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो इसी बेस पे पढ़ते हैं, कार्बन के बेस पे पढ़ते हैं। तो कार्बन के कुछ गुण तो आपको पता ही होंगे और वो बेसिक जो है वो हर कोई इसको बता के भी चलता है। ठीक है, कैटिनेशन पावर वगैरह। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन के
बाद की बात करें हम, तो कार्बन के बाद पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी फिर क्या होगी, कार्बन के बाद कैटिनेशन पावर है, जिसमें भी कार्बन बराबर तो नहीं है लेकिन कार्बन से कम कार्बन के बाद जिसकी कैटिनेशन पावर होती है वो कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर जो होगा सिलिकॉन होगा। क्या होगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन भी इस टाइप की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने में सक्षम होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सिलिकॉन हो जाएगा। कार्बन के बाद अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए और आगे हम बात करते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे आगे अगर हम बात करें कि प्रकृति में कार्बन किस अवस्था में मिलता है, कि प्रकृति में किस अवस्था में कार्बन मिलता है, तो प्रकृति में दो तरीके से कार्बन जो है पाया जाता है, ठीक हो गया। या तो कार्बन जो होता है वो फ्री फॉर्म में होता है, फ्री फॉर्म का मतलब होगा मुक्त अवस्था में, ठीक हो गया। या फिर ये जो होता है ये कंबाइंड फॉर्म में होता है, कंबाइंड फॉर्म, इसका मतलब होगा संयुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था में, ठीक है। दो टाइप से कार्बन जो है प्रकृति में मिलता है, फ्री फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में। फ्री फॉर्म में मुक्त अवस्था में जब ये मिलेगा तो मुक्त अवस्था में ये क्या मिलता है, एलोट्रॉप के रूप में मिलता है, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप को हिंदी में क्या कहते हैं, अपर रूप, अपर रूप या अपरूप भी बोलते हैं, ठीक है, अपर रूप, एलोट्रॉप। अच्छा, मुक्त अवस्था में मैंने बताया एलोट्रॉप में रूप में होगा, अपर रूप के रूप में होगा। कभी कभी अपर रूप की परिभाषा पूछ लेता है वो, एलोट्रॉप क्या होता है, ठीक है। कभी कभी वो केवल क्या करेगा, डेफिनेशन से ही ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि एलोट्रॉप होता क्या है। देखिए एलोट्रॉप क्या होते हैं, एलोट्रॉप क्या होते हैं, ये एक ही एलिमेंट के, एक ही तत्व के विभिन्न रूप, एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है लेकिन जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑलमोस्ट बोला है मैंने, सेम होती है ये नहीं बोल रहा मैं, ऑलमोस्ट सेम होती है, लगभग क्या होती है, समान होती है। यानी एक ही एलिमेंट के ऐसे रूप जिनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो तो क्या होती है, भिन्न होती है। भौतिक जो गुण होते हैं वो तो भिन्न होते हैं लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट लगभग सेम होती है। उनको क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक हो गया। और कार्बन में एलोट्रॉप्स मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए, जैसे डायमंड पढ़ाया था और ग्रेफाइट पढ़ाया था। ग्रेफाइट में सीसे का कितना प्रतिशत होता है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ एलोट्रॉप में। बस एलोट्रॉप की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है जो मैंने बताई है, ठीक है, वहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, अगर कंबाइंड फॉर्म की बात की जाए, संयुक्त अवस्था की बात की जाए, तो संयुक्त अवस्था में कैसे होता है कार्बन, संयुक्त अवस्था में यानी किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो मीथेन, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर ले लो CO2। तो ये सारे एग्जाम्पल जो आ जाएंगे वो संयुक्त अवस्था के आ जाएंगे, जिसमें कार्बन जो है किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, कंबाइंड फॉर्म कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, एलोट्रॉप वाले को फ्री फॉर्म बोलते हैं, जिसमें ग्रेफाइट, डायमंड इनको लिया जाता है, जिनके विषय में हम क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, ठीक हो गया। ये जानकारी यहाँ पे आ गई। अब ये तो हमने सारी बातें केवल कार्बन के विषय में पढ़ी। अब हम देखते हैं कार्बन के कंपाउंड के विषय में, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनके यूजेस से, यानी कार्बन के जो कंपाउंड हैं उनके यूजेस से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, उनके विषय में हम बात करते हैं। कार्बन कंपाउंड के विषय में हम बात कर लेते हैं, कार्बन के कंपाउंड के विषय में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो है मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ डायमंड वगैरह के बारे में, तो इसलिए दोबारा से नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पुराने वीडियो जब मेटल नॉन मेटल है तो उनमें इनके विषय में बता दिया गया है। अब हम करते हैं कार्बन कंपाउंड की बात। हेडिंग आपको बनानी है कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की बात कर लेते हैं। अब कार्बन कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही है, आपने स्कूल में ये पढ़ा होगा कि कार्बन की जब हम नंबरिंग करते हैं तो इसकी कुछ नेमिंग होती है, जब IUPAC में भी हम पढ़ते हैं। जैसे कि कार्बन जो 1 नंबर पे होता है, फिर C2 होता है, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, और इनकी कुछ नेमिंग भी होती है केमिस्ट्री में। जैसे एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मेथ, इसको बोलते हैं एथ, इसको बोलते हैं प्रॉप, इसको बोलते हैं ब्यूट,
इसको बोलते हैं पेंट या पेंटा भी लिखा होता है, ठीक है, पेंट। इसे बोलते हैं हेक्स या हेक्सा भी लिखा होता है। इसको बोलते हैं हेप्ट या हेप्टा भी लिखा होता है। इसे बोलते हैं ऑक्ट या ऑक्टा लिखा होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं नॉन और इसे बोलते हैं डेक। तो ये नेमिंग आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं में से कुछ कार्बन के कंपाउंड आएंगे इंपॉर्टेंट से, जिनके विषय में क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ से ऑक्टेन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ कंपाउंड होंगे, जैसे यहाँ से ब्यूटेन आ जाएगा, इसके कुछ यूजेस आ जाएंगे, उनसे क्वेश्चन फिर बनते हैं, ठीक हो गया। तो ये तो नेमिंग आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं में से कुछ मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया कार्बन कंपाउंड के विषय में, मैंने बताया कि कार्बन जो है वो विभिन्न एलिमेंट से जुड़ के विभिन्न कंपाउंड बनाता है। तो इसके अंतर्गत हम जो सबसे पहले पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे कि कार्बन के कंपाउंड बता रहा हूँ, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ विद हाइड्रोजन। विद हाइड्रोजन का मतलब है जब कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ता है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं वो कंपाउंड बनाता है, उनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। यानी हाइड्रोजन जब कार्बन से जुड़ता है तो कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनते हैं, उनके विषय में हम बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। हाइड्रोजन वालों की फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के इस टाइप से हम पढ़ेंगे। इनमें जो पहला आ जाएगा वो आएगा CH4। CH4 आपको पता है इसे कहा जाता है क्या, मीथेन। जब कार्बन का एक अणु 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, मीथेन बनाएगा, और फिर उसे मीथेन कहेंगे। इसके यूजेस क्या हैं, इससे क्या, मीथेन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें देखना है। मीथेन से बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं, चाहे इन्वायरमेंट में हो, ज्योग्राफी में हो, साइंस के अंदर हो, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन मीथेन के विषय में। मीथेन जो है इसे मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, मार्स गैस। मार्स मतलब क्या होता है, दलदली। कभी डायरेक्ट ये मिलेगा मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को। कभी आएगा दलदली स्थानों पे कौन सी गैस मिलती है तो कौन सा हो जाएगा, मीथेन। सीधा आपको याद रखना है मार्स का मतलब क्या है, दलदली है। तो दोनों क्वेश्चन हो गए, मार्स गैस भी हो गया, दलदली स्थानों से अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो वो भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि मंगल ग्रह पे मिलने वाली गैस जो है, मंगल ग्रह पे, मंगल जो ग्रह है इस पे मिलने वाली गैस जो है वो भी कौन सी है, मीथेन। मंगल ग्रह पे मिलने वाली गैस भी कौन सी, मीथेन। अच्छा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, दलदली जो हो गया, मार्स गैस भी इसे कहते हैं, मंगल ग्रह पे मिलने वाली गैस भी जो हो गई वो मीथेन हो गई। तीसरी बात, जो बायोगैस होती है, बायोगैस आपको पता होगी, बायोगैस जैसे कि क्या कहते हैं हम, गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम गोबर गैस कहते हैं, बायोगैस का मतलब क्या हो गया, गोबर गैस, बायोगैस। तो बायोगैस में भी क्या होती है, मीथेन होती है। अब बायोगैस क्या होता है, यहाँ पे से आप देख लो कौन सा क्वेश्चन बनता है। ऐसा तो नहीं बनेगा कि बायोगैस में मीथेन होती है, क्वेश्चन क्या बनेगा वो आपको देखना है। बायोगैस क्या होती है, जिसे हम गोबर गैस कहते हैं, इसमें मेनली क्या होता है, बायोगैस कैसे बनाई जाती है। बायोगैस जो होती है, जो गोबर होता है, गाय भैंस का जो गोबर होता है, उसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रखते हैं कुछ समय तक, यानी ऑक्सीजन से दूर रखते हैं उसे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब रखते हैं और तब उसमें क्या होता है, कुछ दिनों बाद उससे एक गैस रिलीज होती है जिसे बायोगैस कहते हैं, जिसमें मेनली 4 गैसेज होती हैं। बायोगैस कोई सिंगल गैस नहीं होती, उसमें मेनली क्या होती है, 4 गैसेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बायोगैस में, CH4 होता है यानी मीथेन, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे पढ़ रहे हैं, मीथेन होता है, CO2 होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक हो गया। हाइड्रोजन होता है, इस टाइप की गैसें इसमें देखने को मिलती हैं। बायोगैस में कौन कौन सी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। हाइड्रोजन के विषय में आपको पता ही, इसे क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, जलने में सहायक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनता है कि बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है। तो सर्वाधिक मात्रा में अगर हम देखें तो CH4 यानी मीथेन जो होती है वो लगभग 55% होती है बायोगैस में। 35% के लगभग जो होती है वो CO2 होती है, 7.5% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है और बाकी बचा हुआ 2.5% के लगभग जो होती है हाइड्रोजन होती है। तो यहाँ से मेनली आने वाला क्वेश्चन जो है वो यह है कि बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है, मीथेन। कितना परसेंट, 55%। इसके बाद CO2 35%। ऑक्सीजन तो भूल के भी नहीं करना, क्योंकि बायोगैस जो है मैंने बता दिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही तैयार होती है, तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा परसेंट में कौन हो रहा है, मीथेन ही हो रहा है 55% में, ठीक हो गया। अच्छा,
एक क्वेश्चन जो है ये भी एसएससी में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन बना था वो क्वेश्चन क्या बना था, वो ये बना था कि गाय का जो बायोमास का मतलब यहाँ पर गोबर से, गाय का जो फ्रेश गोबर होता है इसमें मीथेन का प्रतिशत बताओ। ये अलग है बायोगैस, ये तो गोबर गैस है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से बना कि फ्रेश बायोमास में मीथेन का प्रतिशत, यानी गाय का जो ताज़ा गोबर होता है इसमें मीथेन का प्रतिशत क्या होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो 75% होगा। भले ही उस पेपर में जो था उसमें ऑप्शन दिए हुए थे ऐसा 70 से 75%, 30 से 40%, तो ये वाला ऑप्शन था, लेकिन एक्जैक्टली कोई पूछ ले तो 75% के लगभग जो होता है इसमें, यानी गाय के ताज़े गोबर में जो होता है इसकी प्रतिशत मात्रा जो होती है वो लगभग कितने होती है, 75% होती है। किसकी मात्रा, मीथेन की। ठीक हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं मीथेन के विषय में इंपॉर्टेंट से, जो पेपरों में पूछे जाते हैं मीथेन से जुड़े हुए। भोपाल गैस त्रासदी जो है इसके विषय में आपको पता ही है, 1984 की एक घटना जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, और उसमें भी जो था वो मीथेन के जो तो कंपाउंड थे उसी की वजह से ये हुआ था, जो आपने पढ़ा होगा MIC, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी जो थी इसके लिए जिम्मेदार कौन सा, MIC, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो इसके लिए क्या थी, जिम्मेदार थी। एक चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी, जो ये साइनेट है यानी जहाँ पे ATE आया होता है लास्ट में, साइनेट ATE, जो 8 इस टाइप से जो क्या होगा जिसके अंत में 8 लगा होगा, ऐसी चीज़ें जो होती है ये हमेशा क्या होती हैं, ऐसे कंपाउंड हमेशा टॉक्सिक होते हैं, यानी कि हमेशा जहरीले होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, ये तो मिथाइल आइसोसाइनेट है, कई बार इसकी फुल फॉर्म आ जाती है पेपर में। तो ये भी बता दिया मैंने कि 8 जो है ये क्या है, जहाँ पे भी ये लास्ट में आ जाएगा इसका मतलब टॉक्सिक होगा, वो वाला एलिमेंट क्या होगा, केमिकल क्या होगा, टॉक्सिक होगा, जहरीला होगा। देखिए यहाँ से एक चीज़ आपने देखी होगी, बीच में आपने देखा होगा कि जो मैगी होती है, मैगी को बीच में बैन किया गया था, कुछ समय के लिए क्या रही थी, बैन रही थी, और ये बताया गया था कि इससे क्या है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तत्व है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो क्या था उसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ठीक है, तो उसमें पाया गया था मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो लास्ट में 8 आ रहा, ठीक है। तो ये भी क्या था, टॉक्सिक था, और इस वजह से इसे बैन किया गया था। बाद में इस टाइप का दावा था कि इसकी मात्रा जो है हटा दी गई है। फिर भी ये माना जाता है कि अधिक मात्रा में अगर इसका सेवन करो तो कई टाइप की आपको क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये मैगी में मिला था। ऐसी एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊं, जो ब्रेड होता है जिसे हम डबल रोटी कहते हैं, तो ब्रेड जो है इसमें भी इसका भी बहुत ज़्यादा सेवन जो होता है, ये बहुत अधिक मात्रा में सेवन जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें भी एक तत्व मिलता है पोटेशियम ब्रोमेट, तो यहाँ पे भी ATE से अंत हो रहा। तो ATE वाले मैंने बताया कि जहाँ पे अंत होगा ये हमेशा क्या होंगे, टॉक्सिक होंगे। तो इसलिए यहाँ से ये तो करंट वाले कभी कभी आ जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ में कि मिथाइल आइसोसाइनेट, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी पेपरों में आ चुकी है, तो साइनेट है या साइनाइड है, इस टाइप का कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने ATE वाली थ्योरी आपको बता दी कि ये हमेशा क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। MIC की फुल फॉर्म मिथाइल आइसोसाइनेट टिक करना है, साइनाइड आपको टिक नहीं करना है, ठीक है। अगर बुक में छपा भी होगा तो मिस्टेक से होगा, साइनेट आपको टिक करना है, साइनेट ही सही आंसर होगा, ठीक हो गया। ATE लास्ट में होगा तो फिर आपको वो टिक करना है। अच्छा, और क्वेश्चन देखिए आप मीथेन के विषय में, मीथेन के विषय में कुछ और जानकारी हम देखते हैं। मीथेन में जैसे कि आपको पता है CNG, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि दिल्ली में चलने वाले जो CNG ऑटो हैं, ठीक है, दिल्ली में चलने वाले जो CNG ऑटो हैं इनमें मीथेन का प्रतिशत कितना होता है, इस टाइप के। आप दिल्ली क्या कहीं भी चल सकते हैं CNG, लेकिन वो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी इस टाइप की, ठीक है। तो CNG ऑटो में, ऑटो आपको पता ही है, तो CNG ऑटो में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है ये पूछता हूँ।
मीथेन का प्रतिशत कितना होता है किसमें, सीएनजी में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है, तो आपको याद रखना है 95%, 95%, 95% जो होता है मीथेन होता है किसमें, सीएनजी ऑटो में। अच्छा, यहाँ से देखिए और थोड़े से और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे, तो इससे आगे मैं आप कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूँ मीथेन के विषय में ही। तो सीएनजी ऑटो में 95% हो गया। इसके अलावा जो हम घरों में यूज करते हैं एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर जो हम घरों में क्या करते हैं, घरेलू यूज में हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, इसमें भी मीथेन होती है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं बनता, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है पेपरों में वो देखना आपको। इसमें मीथेन होती है, ये बात सही है। देखिए एलपीजी में क्या क्या होता है, फुल फॉर्म आपको पता होगी, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसे हम कहते हैं एलपीजी को। तो इसमें क्या क्या होता है, देखो एलपीजी में एक जो होता है वो प्रोपेन होता है, एक जो होता है मीथेन होता है, और एक जो होता है ब्यूटेन होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें मेनली इसमें होती हैं, प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन। यहाँ से क्वेश्चन जो मेनली बनता है वो ये बनता है कि एलपीजी सिलेंडर में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है। जैसे मैंने वहाँ पे बायोगैस में बताया सर्वाधिक मात्रा में क्या था, 55% में मीथेन था। वैसे एलपीजी सिलेंडर में बनता है तो आंसर जो होगा वो ब्यूटेन होगा। ये आपको ध्यान रखना, दो क्वेश्चनों में कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ के। बायोगैस में आएगा तो 55% था, लेकिन एलपीजी की बात आ रही है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन होता है। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि इन्होंने सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन ही क्यों डाला एलपीजी में, यानी प्रोपेन क्यों नहीं डाला या मीथेन क्यों नहीं डाला, ब्यूटेन ही क्यों डाला। जैसे कि एलपीजी की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और जो ब्यूटेन है इसे लिक्विफाइड करना जो होता है सबसे ईजी होता है, इसे लिक्विफाइड करना सबसे ईजी होता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में क्या डाली जाती है, ब्यूटेन डाली जाती है। एक और क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये बन जाता है कि आपको पता है एलपीजी में एक अलग टाइप की जो होती है स्मेल भी आती है। एलपीजी सिलेंडर में क्या होती है, अलग टाइप की एक स्मेल भी होती है, जैसे अगर गैस लीक हो जाए तो तुरंत पता लग जाए, ठीक है, वरना क्या होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि गैस जो हो रही है वो लीक हो रही है, और सिलेंडर जो हो सकता है वो ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से ना हो तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, जो उसमें स्मेल होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एलपीजी में अलग टाइप की स्मेल आती है उसमें से वो इन तीन गैसों की वजह से नहीं आती, अलग से कंपाउंड मिलाते हैं उसके लिए। इन तीन गैसों का रोल नहीं होता उस स्मेल के लिए, अलग से उसके लिए एक कंपाउंड मिलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, इथाइल मार्केप्टन, इथाइल मार्केप्टन, ठीक है, इथाइल मार्केप्टन इसे कहते हैं, अलग से मिलाया जाता है कंपाउंड स्मेल के लिए। और बहुत ज़रूरी ये इसके अंतर्गत होता है, क्योंकि तभी हम इसके विषय में पता लगा पाएंगे कि गैस जो है लीक हो रही है। इथाइल मार्केप्टन इनमें से किसी की वजह से नहीं होते। कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन भी याद कर लिया कि एलपीजी में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन है, और एलपीजी में जो विशेष गंध है उसका आंसर भी ब्यूटेन टिक कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बल्कि उसके लिए अलग से एक पदार्थ है इथाइल मार्केप्टन। बस आपको याद रखना है इथाइल मार्केप्टन ही ये ज़्यादातर बुक्स में मिलेगा, ठीक है। लेकिन साथ में आपको जो याद रखना है कि या तो इसे इथाइल मार्केप्टन मिलेगा 90%, तो यही नाम बुकों में रहता है, लेकिन इसके अलावा भी क्या हो सकता है, इसका एक और नाम भी होता है, इथाइल मार्केप्टन का ही नाम एक और नाम भी है इसका, क्या होता है, थायो, थायो एथेनॉल, थायो इथेनॉल। थायो हम पढ़ते हैं एक ग्रुप होता है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर एसएच ग्रुप को हम थायो ग्रुप कहते हैं, जो एसएच ग्रुप होता है उसे थायो ग्रुप कहते हैं। तो इसी ग्रुप का एक मेंबर होता है इथाइल मार्केप्टन, इसलिए इसको थायो एथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है, थायो एथेनॉल भी इसे कहा जाता है। तो या तो इथाइल मार्केप्टन होगा, 90% चांस इसी के होते हैं, और ये भी इसी का नाम है, कोई अलग कंपाउंड नहीं है, इसी का दूसरा नाम हो गया, क्योंकि इसमें थायो ग्रुप होता है, एसएच ग्रुप होता है। अच्छा, मीथेन के बारे में अगर और हम बात करें क्वेश्चंस की, तो मीथेन के बारे में ये भी हमने इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ा कि मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस भी होती है, ठीक है। मीथेन क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस भी होती है,
क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है इसका एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मीना का जलवा, ठीक है, इस टाइप से कि ग्रीन हाउस कौन से होते हैं। मी से मैंने बताया था मीथेन, ना से नाइट्रस डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, और ये मैंने बताया था कि ये सब जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस गैस के लिए। तो उसमें मीथेन भी है, तो ये आ जाए मीथेन क्या ग्रीन हाउस गैस है, वैश्विक तापमान की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, तो बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस में शामिल किया जाता है मीथेन को। अब एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, सारे वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक अलग सा जो कि कई पेपरों में पूछा जा रहा है क्वेश्चन लगातार मीथेन से, वो आपको याद रखना है। क्या है क्वेश्चन? कोल एक्सप्लोजिव, यानी कि जो कोल इंडस्ट्री होती है, कोयले से संबंधित जो इंडस्ट्री होती है, उद्योग होते हैं, उनमें क्या होता है, कभी कभी कोयले में विस्फोट कराना पड़ता है, ठीक है। कोल एक्सप्लोजिव जब हम कराते हैं तो उसमें हमेशा जो कोल इंडस्ट्रीज में कोयले के एक्सप्लोजन के लिए जो गैस यूज होती है वो मीथेन होती है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही के परीक्षाओं में जो है काफ़ी ज़्यादा पैटर्न में ये पूछा जाता है मीथेन के बारे में, कि कोल इंडस्ट्रीज़ में कोल के एक्सप्लोजन में किस गैस का यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है क्या, मीथेन गैस। और बाकी एक क्वेश्चन में मैंने इन्वायरमेंट में भी आपको बताया कि धान के खेतों में जो मिलने वाली गैस है वो कौन सी गैस है, मीथेन गैस है। धान के खेतों में भी मिलने वाली गैस जो है वो कौन सी है, मीथेन गैस है। इतने क्वेश्चन तो आपको याद रखने हैं किसके बारे में, मीथेन के बारे में, ठीक हो गया। ये तो पहला कंपाउंड हो गया कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, कौन सा, मीथेन, CH4, ठीक है। दूसरे कंपाउंड की हम बात कर लेते हैं हम और आगे। दूसरे कंपाउंड की हम बात करते हैं, इसमें सेकंड C2H4, ठीक है। C2H4 को क्या कहते हैं हम, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन, हिंदी में वैसे लिखेंगे एथिलीन। एसिटिलीन इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं, ये एथिलीन है। क्या है इसका फॉर्मूला, C2H4, क्योंकि दोनों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, जो फिर जिनमें क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, वही कन्फ्यूजन हमें दूर करना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चनों में एथिलीन और एसिटिलीन में, जब मैं अभी एसिटिलीन बताऊंगा तो एसिटिलीन का फॉर्मूला आएगा C2H2। इसके बाद बताने वाला हूँ मैं नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा, एसिटिलीन। और दोनों में फिर क्वेश्चन एक आएगा जिसमें हम कभी कभी एथिलीन और एसिटिलीन में क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है पढ़ने के बाद भी, तो उस क्वेश्चन को आपको क्लियर करना है। पहली बात, जब हम बॉटनी पढ़ेंगे तो बॉटनी में हम ये पढ़ेंगे, जब हम प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन क्या होता है, जो प्लांट में ग्रोथ करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनमें फ्रूट्स का झड़ना, उन सब के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो प्लांट हार्मोन होते हैं। जो हम बॉटनी में पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि एथिलीन एक प्रकार का प्लांट हार्मोन भी है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कार्बन और हाइड्रोजन का कौन सा कंपाउंड है जो एक प्लांट हार्मोन भी है, तो कौन सा आप टिक करोगे, एथिलीन, C2H4, ठीक है। किस फॉर्म में होता है ये, गैसेस फॉर्म में। जब बॉटनी में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा एकमात्र प्लांट हार्मोन जो गैसेस फॉर्म में मिलता है वो कौन सा होगा, एथिलीन होगा। कौन सा होगा, एथिलीन होगा, C2H4 एकमात्र होगा वहां पे। अच्छा, किस चीज में यूज होता है, ये प्लांट हार्मोन है तो किस चीज में यूज होता है, इसका जो यूज होता है फ्रूट राइपनिंग, यानी कि फलों को पकाने में, फ्रूट राइपनिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है, फ्रूट राइपनिंग में होता है लेकिन नेचुरल, यानी कि नेचुरल रूप से ये पौधों में मिलेगा। और जो नेचुरल रूप से क्या होते हैं, फल पकते हैं, हम देखते हैं कि पेड़ों में फल लगे और वो खुद ही पकते हैं, तो नेचुरल रूप से जो पक रहे हैं वो किस हार्मोन के कारण पकते हैं, एथिलीन के। नेचुरल रूप से ये मिलेगा और नेचुरल रूप से इससे पकेंगे। अगर किसी पादप में एथिलीन जो है वो हार्मोन बनना बंद हो जाए तो फिर उसमें इस टाइप की दिक्कत आएगी कि फल तो लगेंगे लेकिन वो पकेंगे नहीं, फिर वो इसकी वजह से हो जाएगा। ये तो बात हार्मोन के तौर पर हुई। इसके अलावा केमिस्ट्री में जो ये एथिलीन है इसका यूज और कहाँ होता है, इसका यूज जो होता है पॉलीथीन बनाने में भी होता है। एथिलीन लगा है और पॉलीथीन,
पॉलीथीन बनाने में भी इसका यूज होता है, पॉलीथीन बनाने में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। इसके अलावा इसका यूज कहाँ होता है, मेकिंग कोल गैस। कोल गैस क्या होती है, मिक्सचर होती है कुछ गैस का, लेकिन हम ईंधन वाले चैप्टर में से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको केवल यही याद रखना, कोल गैस और पेट्रोल गैस, इसको बनाने में भी एथिलीन का यूज होता है। कोल गैस और पेट्रोल गैस, इसको बनाने में यूज होता है किसका, एथिलीन का। ठीक हो गया, ये बात तो आ गई एथिलीन की। नेक्स्ट यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ अगला कंपाउंड, ताकि आप अंतर कर पाओ इसमें। तीसरा और लास्ट ही समझो आप, एक और बताऊंगा भले ही मैं इसके बाद, C2H2, C2H2, ठीक है। अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, C2H2, ठीक है। नेक्स्ट जो बता रहा हूँ मैं 3 नंबर पे, वो बता रहा हूँ C2H2, ठीक है। इसका नाम जो हो जाएगा एसिटिलीन, एसिटिलीन। C2H2 को क्या कहेंगे, एसिटिलीन। इसको तो बोल रहे थे C2H4 को एथिलीन, और C2H2 को एसिटिलीन कहते हैं। देखो इसका यूज क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना आपको उस क्वेश्चन में अंतर। इसका भी यूज होता है फ्रूट राइपनिंग में, फलों को पकाने में, लेकिन कैसे, आर्टिफिशियल। नेचुरल रूप से जो पकेंगे फल पेड़ों पे, वो तो पकेंगे किसके कारण, एथिलीन C2H4 के कारण। लेकिन माना बात उसमें C2H4 की कमी हो और फल ना पक पा रहा हो, तो तब क्या करते हैं, कार्बाइड प्लस एसिटिलीन C2H2, इन दोनों का यूज करते हैं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, ठीक है। और ये दोनों जो होंगे, ये दोनों मिलके फिर होते हैं कार्बाइड वगैरह। जैसे देखा होगा आपने, कार्बाइड जो आता है, जैसे फलों को पेटियों में रखा जाता है और उसमें कार्बाइड की गोलियां, और साथ में किसका यूज किया जाता है, एसिटिलीन का। इनको दोनों को यूज करने से क्या हो जाता है, वो फल जो हो जाते हैं पक जाते हैं। लेकिन ये किस रूप से हो रहा है, आर्टिफिशियल। तो यहीं पर लोग जो हो जाते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, जब वो बायोलॉजी में इस क्वेश्चन को और केमिस्ट्री के अंतर्गत जब पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है उनका। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि वो बोलेगा फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में किसका यूज होता है, तो तब तो यूज करना है C2H4 एथिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका यूज होता है, तब आपको C2H2 यानी कि एसिटिलीन, ठीक है। ये अंतर याद रखना है, आर्टिफिशियल आएगा तो एसिटिलीन और नेचुरल आएगा तो कौन सा, एथिलीन, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ से। इसके अलावा इसका जो यूज होता है, इसका यूज होता है वेल्डिंग में। वेल्डिंग तो आपको पता ही होगी, ठीक है। तो वेल्डिंग में भी इसका यूज होता है, वेल्डिंग में, ठीक है। वेल्डिंग में कैसा होता है इसका यूज, वेल्डिंग में इसका यूज होगा ऑक्सीजन के साथ। ये तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत तो होगी, ठीक है, क्योंकि आग में आपको पता ही है कि इसकी ज़रूरत होगी। तो इनसे क्या हो जाता है फिर, ये इस रूप में, इसको बोल देते हैं हम ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन। जब ये ऑक्सी एसिटिलीन के रूप में आता है तो लगभग इसका टेम्परेचर जो हो जाता है 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और फिर ये मेटल्स को काटने वगैरह में, जैसे वेल्डिंग में होता है, मेटल्स क्या होती हैं, काफ़ी क्या होती हैं, कठोर होती हैं, तो उनको अगर काटना है हमें, ठीक है, वेल्डिंग करनी है, जोड़ना है, तो उसमें यूज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाता है फिर 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। ठीक हो गया, ये जानकारी इतनी हुई। अब कार्बन का एक लास्ट बता रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन के साथ एक और एलिमेंट बता रहा हूँ लास्ट, उसके बारे में केवल 2 ही क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट से, और उसके बाद हम कार्बन और ऑक्सीजन वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो नंबर 4 पे आपको जो लिखना है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है, आपको बहुत कम क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं इनमें से जुड़े हुए। यही जब हम पढ़ेंगे LT के लिए या फिर पशुधन प्रसार अधिकारी में, तो खैर केमिस्ट्री का रोल नहीं है, लेकिन ऐसा इंटर बेस्ड जो केमिस्ट्री का पेपर होगा उसमें जब हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई महीने लग जाएंगे, फिर पढ़ने में कई टाइम लग जाएगा, कई वीडियोस इसमें लग जाएंगे, महीने तो नहीं लगेंगे लेकिन कई वीडियोस लगेंगे। ये जनरल जो है आपको हर पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है इतने क्वेश्चन करने, तो ये बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इनको आपको सबको याद करना है अच्छे से। ठीक हो गया। लास्ट जो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ C8H18, C8H18, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ऑक्टेन, इसका नाम है ऑक्टेन। जब क्या होता है इस प्रकार से,
8 कार्बन, ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हो इसे, इस टाइप से जोड़ के 18 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तो जो कंपाउंड बनेगा वो ऑक्टेन बनेगा, ठीक है। 8 कार्बन 18 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के जो कंपाउंड बनाएंगे वो ऑक्टेन होता है, ठीक है। इस टाइप से बना होता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं पेपर में, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेट्रोल बनाने में जो मेन कंपोनेंट होता है, मुख्य घटक होता है, वो ऑक्टेन होता है, ठीक हो गया। पेट्रोल बनाने में मेन कंपोनेंट या घटक, मुख्य घटक, अब इंग्लिश में कहेंगे तो कंपोनेंट, कौन सा होता है? ऑक्टेन, ठीक है। ईंधन जो फ्यूल वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं तो इसके विषय में, ऑक्टेन के विषय में होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो आता रहता है पेपर में, इसको भी फ्यूल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जनरल एक चीज़ आप याद रख लो इसमें कि क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की गुणवत्ता जो मापी जाती है वो मापी जाती है ऑक्टेन नंबर में, ऑक्टेन नंबर में, ऑक्टेन संख्या बोल देंगे हिंदी में, ऑक्टेन नंबर में। ये बात आपको याद, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो सब फ्यूल वाले चैप्टर की बात है। लेकिन यहाँ पे आपको C8H18 यानी ऑक्टेन में याद रखना है कि पेट्रोल बनाने में मेन कंपोनेंट है ऑक्टेन। दूसरा, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो है ऑक्टेन नंबर में देखी जाती है। ये तो थे मेन वो वाले जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कंपाउंड। अभी हम आगे पढ़ेंगे कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके विषय में हम जानकारी पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी वन दरोगा जो है अभी पेपर उसका अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना है, ठीक है, काफ़ी संभावना, यानी कि जब भी होगा अक्टूबर नवंबर में, यानी कि जो भी शुरुआत वाले पेपर होने वाले हैं उनमें आबकारी और वन दरोगा यही वाले परीक्षाएं होने वाली हैं स्टार्टिंग में। तो वन दरोगा में अब आपको जो बॉटनी वगैरह का जो बचा हुआ है, क्योंकि बॉटनी का इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं है, यानी 10-12 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। जब भी आप लोगे तो सारे वीडियो आपको एक ही दिन में एक साथ आपको बॉटनी के मिल जाएंगे, और उतने जो होंगे मेरे हिसाब से काफ़ी होंगे। बॉटनी का पोर्शन क्योंकि कम है, जूलॉजी का ज़्यादा है उसमें, तो बॉटनी का आपको एक साथ सारे मिल जाएंगे कुछ समय बाद तक, ठीक है। अभी फिलहाल आपको ये जानकारी पढ़नी है, इससे आगे की जानकारी जो होगी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।